Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Moazzam Manzoor and I'll be teaching you the subject of science reasoning. साइंस रीजनिंग में सबसे पहले हम बायोलॉजी रीजनिंग को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। साइंस रीजनिंग के सब्जेक्ट में बायोलॉजी के रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि आप उनको किस तरह से एग्जाम में सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव यू द बिग पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर किस तरीके से बायोलॉजी रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको एक एंट्रेंस टेस्ट में आएंगे, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि आपने किस हिकमत अमली को यूज करते हुए बायोलॉजी रीजनिंग के क्वेश्चंस को फाइनल एग्जाम में आंसर करना है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन विद दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन हम कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे और जो स्ट्रेटजी हमने डिवाइस की होगी तब तक रिगार्डिंग द बायोलॉजी रीजनिंग क्वेश्चंस हम उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। So let's start off our discussion with introduction. So you see here, biology reasoning, it constitutes almost 25% of science reasoning questions in AKU entry test. आगा खान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में जो साइंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से ऑलमोस्ट 1/4 क्वेश्चंस वो बायोलॉजी रीजनिंग के होंगे। और इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए यू नीड टू हैव गुड कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज यू हैव टू हैव गुड रीजनिंग स्किल्स। सो अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में तो बायोलॉजी के अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको आपके पास अच्छी रीजनिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन फॉर्मेट कि बायोलॉजी रीजनिंग का क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आएगा। आप MBBS में दाखिले के लिए यकीनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? आप MBBS में अपना दाखिला कैसे 100% यकीनी बना सकते हैं? यह जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम।
आपकी तैयारी कैसी जा रही है। आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. You see here a passage along with diagram or graph is followed by a series of questions. So वो एक पैसेज देंगे और कई दफा उस पैसेज के बाद कोई डायग्राम गिवन होगी या कोई ग्राफ गिवन होगा और फिर उसके बाद वो आपसे एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे, मे बी 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस पूछेंगे। So ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फॉर्मेट है। They give you a passage and that passage is followed either by diagram or by some graph. And then these passage and diagram or graph etc. they are followed by a series of questions. और आपने क्या करना होगा? Your job is to interpret the information given in the passage and or diagram or graph. पैसेज या साथ जो डायग्राम और ग्राफ उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है आपने उसको इंटरप्रेट करना है और फिर आपने अपने बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स की लाइट में हर क्वेश्चन को आंसर करना है। So you see here, answer each question in the light of your concepts of biology. So ये है जी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फॉर्मेट बायोलॉजी रीजनिंग को लेके। So here I have got a question for you. आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक पैराग्राफ है which is followed by a diagram and उसके बाद फिर आपको दिया गया है क्वेश्चन, जैसे मैंने फॉर्मेट आपसे डिस्कस किया, राइट। सो इसी में से देखिए कि जैसे ये एक पैराग्राफ गिवन है, स्टूडेंट स्टडीड अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर where the low power of compound microscope and made the following exact drawing of an organism she observed, right? So उसके लिए डायग्राम बना दी इसने। उसके बाद फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया the organism moves by means of, अब जो डायग्राम में ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है वो कैसे मूव करेगा, उसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन इज स्पिनोसाइटोसिस, बी इज पोरिफेरा, सी इज प्रोटोजोआ, डी इज स्यूडोपोडिया एंड सो ऑन। सो ये था क्वेश्चन फॉर्मेट। सो मैं आपको यहाँ पे यही रीइंफोर्स करना चाह रहा था कि एग्जाम क्वेश्चन कैसे पूछेगा। दे गिव यू अ पैसेज व्हिच इज फॉलोड बाय अ डायग्राम और समटाइम्स अ ग्राफ एज वेल, and then you have got a series of questions. So ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। इसी पैराग्राफ से लेके ये देखिए एक डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछा गया है, in which kingdom is the organism classified? So जो ऑर्गेनिज्म आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है उसको किस किंगडम में क्लासिफाई करते हैं, उसके लिए फिर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए हैं, लाइक यू हैव गॉट द प्रोटिस्टा, मोनेरा, मेटाजोर, एनिमल व्हाटसोएवर, राइट। सो ये है क्वेश्चन फॉर्मेट। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं
कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वाइज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे टॉपर्स से। मीट आवर प्राउड टॉप ग्रेडर रामेश सलमान फ्रॉम इस्लामाबाद। इन्होंने MD-CAT 2022 में सेकंड पोजीशन हासिल की, वो भी पूरे पाकिस्तान में। ही गॉट 196 मार्क्स आउट ऑफ 200 और अभी ये आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मिलिए गादिया वहीद से, इनका ताल्लुक़ झेलम से है और इन्होंने MD-CAT 2022 में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 194 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। मिलिए महरोज़ इस्माइल से, जिनका ताल्लुक़ पूरे वाला से है और इन्होंने MD-CAT में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 193 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MD-CAT earlier prep for repeater students and MD-CAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। तो ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इसमें जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो मेरी नजर में लगता है कि बेस्ट वर्क करेगा सीक्वेंस इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके सामने है। सो सबसे पहले आप क्या करें, आप क्वेश्चन को रीड करें, राइट, या इवन क्वेश्चंस को रीड करें। इससे पहले कि आप स्ट्रेट अवे पैसेज और डायग्राम में फोकस करें, आप क्वेश्चन को रीड कर लें, क्योंकि रीडिंग द क्वेश्चन और क्वेश्चंस it would give you the purpose of reading the passage or interpreting the diagram और ग्राफ whatsoever। So बहुत सारे बच्चे करते क्या है, वो पहले पैसेज पढ़ते हैं, डायग्राम पढ़ते हैं, they are reading the passage, they are looking at the diagram and they don't even know what they are looking at। लेकिन जब आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो, फिर क्वेश्चंस की रोशनी में पैसेज को पढ़ना और क्वेश्चंस की रोशनी में डायग्राम को या ग्राफ को इंटरप्रेट करना, ये मोर पर्पसफुल हो जाता है। सो इसीलिए रिकमेंडेड सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करो and secondly interpret the passage along with diagram or graph in accordance with question। अब आपने दूसरे मरहले पे क्या करना है, अब आपने जो पैसेज है या डायग्राम और ग्राफ है उसको क्वेश्चन के साथ रिलेट करते हुए इंटरप्रेट करना है। ये दूसरा मरहला होगा। तीसरा मरहला क्या होगा, अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर को एंटिसिपेट करेंगे एंड फोर्थली यू लोकेट द आंसर एंड पिक इट। आप क्वेश्चन को सॉल्व करके एंटिसिपेट कर लेंगे आंसर पहले, फिर आंसर को लोकेट करके पिक करेंगे। सो अभी जो मैंने क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट किए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं इसी स्ट्रेटजी से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो ये सीन है। सबसे पहले नंबर पे हमारा पहला स्टेप क्या है भला? पहला स्टेप क्या है, यू रीड द क्वेश्चन। सो ये देखिए, ये हमारे पास है जी क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म मूव्स बाय मींस ऑफ। सो सिंपली हमें ये समझ आ रही है कि जो भी ऑर्गेनिज्म हमें जिस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही होगी पैराग्राफ में और डायग्राम में, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा गया है कि उसे मूव करना कैसे है, राइट। सो रीड द क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास कि आपने उस क्वेश्चन की लाइट में जो पैसेज है, डायग्राम या ग्राफ है, उसको इंटरप्रेट करना है। अब हमें क्वेश्चन से यही समझ आई है
कि हमने पैराग्राफ को रीड करते हुए हमने ऑर्गेनिज्म को बस आइडेंटिफाई करना है या डायग्राम को देखते हुए हमें ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है. So if I read this paragraph, right, a student studied a drop of pond water with the low power of a compound microscope and made the following exact drawing of an organism she observed. ये drawing आपको नजर आ रही है, and by looking at this drawing, you can say easily कि ये amoeba है. अब सिंपली देखें, इस पैराग्राफ और डायग्राम को देख के हमने आइडेंटिफाई करना था कि ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है, कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है, कि इस ऑर्गेनिज्म के बारे में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऑर्गेनिज्म मूव कैसे करेगा. अब देखें, जब मुझे पता है कि यार ऑर्गेनिज्म मूव कैसे करेगा, तो ये पूछना है, तो सिंपली मुझे बस ये पैराग्राफ और डायग्राम से ऑर्गेनिज्म ढूंढना कि ऑर्गेनिज्म है कौन सा. सिंपल इज दैट. So even without reading the paragraph, just looking at the diagram, you can clearly say yes, this is amoeba, and you can straight away jump to the answer, right? So इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. So हमें पता है कि अमीबा जो है ये मूव कैसे करेगा. ये मूव करता है by the finger-like cytoplasmic projections, जिनको बोलते हैं pseudopodia. So best response to इस क्वेश्चन का होगा that would be pseudopodia. All right. So जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शन है इसके अंदर, जैसे पिनोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस इज इंजेक्शन ऑफ द लिक्विड मटेरियल इनटू द सेल. पोरीफेरा जो है ये फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा सर्कुलस, जिसमें एनिमल्स हमारे पास आएंगे. और उसके अलावा प्रोटोजोन्स है ना, ये भी एक फाइलम है प्रोटोजोआ ऑफ द एनिमल्स एज वेल, राइट. सो इसमें ऑफ कोर्स ये पिनोसाइटोसिस भी आंसर नहीं होगा, पोरीफेरा का आंसर नहीं होगा, प्रोटोजोआ भी आंसर नहीं होगा. So finger like projections जिनसे ये ऑर्गेनिज्म यानी कि अमीबा मूव करेगा, उनको बोलते हैं they are pseudopodia. So best response to this question would be delta. अब हम दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं. अब देखेंगे in which kingdom is the organism classified. Right? अब जो ये जो अमीबा है, अमीबा को हम क्लासिफाई किस किंगडम के अंदर करते हैं. So we know from our knowledge of classification कि जो अमीबा है ये एक प्रोटिस्टा, राइट. हमें पता है कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, स्पेसिफिकली आई विल से ऑर्गेनिजम्स हैं. वी हैव गॉट द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट एंड वी हैव गॉट द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड द फंजाई लाइक प्रोटिस्ट. सो जो अमीबा है ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है और इसको हम किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोसेस करेंगे. सो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी अल्फा प्रोटिस्टा. इसमें जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा, इसमें हम प्रोकैरियोट्स को रखते हैं, जबकि जो अमीबा है इसमें क्लियरली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है. तो मोनेरा तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है. सो मेटाजोआ जो है ये ब्रॉडर ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स है और ये किंगडम भी नहीं है. मेटाजोआ कोई किंगडम भी नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा. और एनिमल भी हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम सिस्टम ये एनिमल नहीं है. जो अमीबा है ये एक प्रोटिस्ट है. जो एनिमल्स हैं वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर है. तो इसलिए इसका बेस्ट रिस्पांस जो होगा दैट वुड बी अल्फा. सो अगेन इसमें भी हमने देखा कि किस तरह से हमने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने उस क्वेश्चन की लाइट में पैराग्राफ और डायग्राम को इंटरप्रेट किया, फिर हमने सॉल्व करके हमने आंसर को एंटिसिपेट कर लिया. जैसे अब हमें पता है कि अमीबा जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, हमने प्रोटिस्टा को ऑप्शन में ढूंढा और हम सही आंसर तक पहुंच गए. सो हमने ये भी सीख लिया कि हमने जो हमारी स्ट्रेटजी है उसको यूज करते हुए सही आंसर्स तक कैसे पहुंचना है. अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हवाले से. इम्तिहान की तैयारी के लिए आखिर टॉप ग्रेड ही ज्वाइन क्यों करें? चलिए बताता हूँ. आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं. ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ. और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स. कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन. इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं.
और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। ये अब हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अगेन हम वही अपनी जो अप्रोच फॉलो करेंगे जो कि हमने पहले फॉलो की है, और इसमें देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। एन एंजाइम दैट स्टार्ट्स प्रोटीन डाइजेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, एंजाइम दैट स्टार्ट्स प्रोटीन डाइजेशन। अब देखिए आपके हमें जो हमारा नॉलेज है अबाउट द डाइजेशन इन मैन, हमें उससे पता है कि प्रोटीन्स की डाइजेशन किस ऑर्गन में जाके स्टार्ट होती है। प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होती है, राइट। और स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा होता है? दैट इज द पेप्सिन जो कि पेप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज होता है, फिर उसके बाद वो HCl की मदद से एक्टिवेट किया जाता है इनटू द पेप्सिन, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे किस एंजाइम की बात हो रही है? यहाँ पे पेप्सिन की बात हो रही है, पेप्सिन की बात हो रही है। और पेप्सिन के बारे में पूछा जा रहा है कि पेप्सिन को कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करेगा। सो एन एंजाइम दैट स्टार्ट्स प्रोटीन डाइजेशन। सो इस डिस्क्रिप्शन से हमने क्या मीनिंग निकाला
कि ये पेप्सिन एंजाइम, राइट। और पेप्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, हमें पता है कि पेप्सिन को किसने प्रोड्यूस करना है, पेप्सिन इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय द चीफ सेल्स इन द वॉल ऑफ द स्टमक। सो यहाँ पे चूंकि इस, अब अगर हम इस डायग्राम को देखें, देखिए रेफर्स टू द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस अब आ रहे हैं, ये जो क्वेश्चन ऑफ कोर्स इट रेफर्स टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम जो कि आपके सामने है, इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स को लेबल किया गया है। अब हमने ऑर्गन ढूंढना है जिस ऑर्गन ने प्रोड्यूस करना है पेप्सिन को। सो हमें पता है कि स्टमक की वॉल में चूंकि जो चीफ सेल्स हैं उन्होंने HCl को प्रोड्यूस करना, उन्होंने सॉरी जो zymogen सेल्स हैं उन्होंने पेप्सिनोजेन को प्रोड्यूस करना है। सो चेन प्रोड्यूसेस अ चेन, सो zymogen cells in the wall of the stomach produce the pepsinogen which is inactivated form of the pepsin, और HCl की मदद से पेप्सिनोजेन ने पेप्सिन में कन्वर्ट होना है। हाँ, अलबत्ता जो HCl है, HCl would also be produced by the stomach, लेकिन HCl would be produced by different cells जिनको हम चीफ सेल्स बोलेंगे। बहरहाल यहाँ पे स्ट्रेट अवे किस ऑर्गन ने पेप्सिन प्रोड्यूस करना है, ये स्ट्रेट क्वेश्चन है। सो हमें जो समझ आई है ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन को यही है कि कौन सा ऑर्गन है जिसने पेप्सिन को प्रोड्यूस करना है, एंड द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज स्टमक। अब आप देखें इस डायग्राम में जो स्टमक है उसको लेबल किसके साथ किया गया है, आप देख सकते हैं कि इसमें स्टमक को नंबर 2 के साथ लेबल किया गया है। सो स्ट्रेट अवे योर बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी डेल्टा। अब सारे के सारे लेबल्स को भले आप ज़हन में ना रखें, राइट, स्ट्रेट अवे यू कैन जंप टू द लेबल। आपने पहले ही देखिए क्वेश्चन को, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, राइट, और क्वेश्चन को पढ़ के इसकी लाइट में आपने पहले से ही ऑफ कोर्स ये इंटरप्रेट भी कर लिया कि इसका आंसर स्टमक बनता है। आपने स्टमक को फिर इस डायग्राम से ढूंढा और आपने इसको आंसर कर दिया। So another question from this particular diagram, which of the following produces hydrochloric acid? जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो HCl है इसको भी स्टमक की वॉल ही प्रोड्यूस करती है। So chief cells जो होते हैं in the wall of the stomach, they produce HCl. So यहाँ पे चूंकि सेल्स की बात तो नहीं पूछी जा रही हमसे, तो स्ट्रेट अवे ऑर्गन पूछा जा रहा है। अगेन इसका भी आंसर जो होगा वो स्टमक ही होगा। सो हम डायग्राम में ढूंढते हैं कि स्टमक किधर है। You see here again it's labeled with the number 2. So best response to this question would be Charlie, stomach. Another question, glycogen is stored by, अब देखिए कि ओवरऑल फ्रॉम आवर अंडरस्टैंडिंग हमें पता है कि ग्लाइकोजन जो है ये 2 जगह पे स्टोर की जाती है। एक तो लिवर में फॉर जनरल बॉडी यूज, एंड सेकेंडली इन द मसल्स फॉर द मसल यूज ओनली, राइट। सो ग्लाइकोजन की 2 मेजर स्टोरेज साइट्स हैं हमारी बॉडी। और यहाँ पे चूंकि ओवरऑल ये जो डायग्राम गिवन है इसमें चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को ही दिखाया गया है, तो इसमें मसल्स वगैरह की कोई रेलेवेंस नहीं है। सो मसल्स वुड बी आउट। सो अब ग्लाइकोजन फिर स्टोर कहाँ पे होनी है, लिवर में। अब आप इस डायग्राम में ये ढूंढेंगे कि लिवर को लेबल किस नंबर ने किया हुआ है। देखिए ए ऑप्शन इज 4, बी इज 8, सी इज 3 एंड डी इज 5। तो लिवर को देखेंगे 5 ने लेबल किया हुआ है। सो हियर वी गॉट द लिवर, राइट। सो लिवर को 5 ने लेबल किया है, तो यहाँ से देख सकते हैं ग्लाइकोजन इट इज स्टोर्ड बाय द liver. So best response to this question would be delta. Pretty simple way to answer this question, right? So now let's move on to the next question. A hormone that enable the cells to utilize glucose is produced by. अब देखिए यहाँ पे बात किसी हो रही है, a hormone that enable the cells to utilize glucose. So एक ऐसा हार्मोन है जो कि ग्लूकोज को सेल्स में एंटर करता है। एक ही मेजर हार्मोन है जो कि ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के सेल्स में एंटर करता है, और उस हार्मोन को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन के अलावा बाकी जितने भी हार्मोन्स हैं, या तो उनका ग्लूकोज के ब्लड ग्लूकोज लेवल पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, या वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेंगे। एक ही मेजर हार्मोन है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, एंड दैट इज द इंसुलिन। अब क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन, आप देखें यहाँ पे अ हार्मोन दैट एनेबल्स द सेल्स टू यूटिलाइज ग्लूकोज, तो ये क्या बना, इंसुलिन। सो अब क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब हमें पता है कि इंसुलिन इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियास, लेकिन चूंकि यहाँ पे बात सेल्स तक गई ही नहीं है, ओवरऑल ऑर्गन का ही आपसे पूछा गया है, क्योंकि इस डायग्राम में लेबल्ड ऑर्गन्स हैं। सो हम देखेंगे कि पैंक्रियास किस नंबर के साथ लेबल्ड है। सो इफ यू लुक एट द डायग्राम, you see here this is the pancreas, here we have got the pancreas, और
जो ये नंबर 3 के साथ लेबल्ड है, सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी डेल्टा, the pancreas. So insulin is produced by the pancreas, of course. So best response is delta to this question. Another question, देखिए कि इस क्वेश्चन में भी अगेन हम कन्वेंशनली क्वेश्चन को ही पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम पैसेज और ग्राफ की तरफ जाएंगे. Which of the following might most seriously interfere with the predictable results in the record of lima bean size? ठीक है जी. Which of the following might most seriously interfere with the predictable results in the record of lima bean size? lima bean size पे सबसे ज्यादा सीरियस इंपैक्ट किसका होगा? अच्छा जी, ये पूछा गया है. अब हम देखते हैं पैराग्राफ में हमारे लिए क्या रखा है. The range of random variation in the size of 1000 lima beans is shown as a bell-shaped curve in the graph. ठीक है जी, 1000 lima beans के साइज की जो रेंज है वो बेल शेप कर्व में दिखाई गई है. सो इसमें ये जो नीचे ग्राफ है ये पूरी बेल शेप कर्व है या गॉसियन कर्व है. अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो अच्छा, जो आमतौर पे जब ग्राफ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बच्चे ग्राफ के क्वेश्चंस को लेके पैनिक हो जाते हैं, राइट. सो दीज आर क्वाइट वरीसम क्वेश्चंस इन दैट सेंस फॉर द स्टूडेंट्स. लेकिन जब भी कभी एग्जाम में आपके सामने ग्राफ का क्वेश्चन आए, right, so you need to have a systematic approach towards the graph questions and then your life becomes really easy. So जब भी आपने कभी भी किसी भी ग्राफ को देखना है, सबसे पहले आप उसका एक्स एक्सिस देखें. एक्स एक्सिस में अगर आप गौर करेंगे तो एक्स एक्सिस में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो साइज है लामा बीन्स का वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है. लामा बीन्स का साइज ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है. और अगर हम बात करेंगे ओवरऑल इसके नंबर की, तो देखें वाई एक्सिस के अलोंग इसका नंबर गिवन है. सो फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो नंबर है लामा बीन्स का वो इंक्रीज हो रहा है, राइट. सो इसमें आप देखें कि इसमें आप देखें कि यहाँ पे जो लामा बीन्स हैं ये एक्सट्रीमली स्मॉल साइज के हैं, यहाँ पे एक्सट्रीमली लार्ज साइज के हैं और यहाँ पे चाहे वो जो मीडियम साइज के हैं. एंड मोस्ट ऑफ द लामा बीन्स जो है, अगर हम गौर करें नंबर के हिसाब से, मोस्ट ऑफ द लामा बीन्स अगर हम रिलेट करें नंबर्स के साथ भी, मोस्ट ऑफ द लामा बीन्स दे आर इन द मिडल रेंज ऑफ द साइज. सो मोस्ट ऑफ द लामा बीन्स आर मीडियम साइज, सम आर स्मॉल साइज एंड सम आर लार्ज साइज. तो इस डायग्राम से बड़ी अंडरस्टैंडिंग बन रही है. सो अब क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? Which of the following might most seriously interfere with the predictable results in the record of lima bean size? कि सबसे ज्यादा सीरियसली इंटरफेयर किसने करना है लामा बीन्स के साइज के साथ? इसके लिए हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं और उनको इंटरप्रेट करते हैं. सिर्फ देखिए कि a passing tornado destroyed the bean crop. तो अगर पासिंग टॉर्नेडो है, इसने बीन क्रॉप को डिस्ट्रॉय किया है, तो ऑफ कोर्स ये स्मॉल और लार्ज साइज सबको इक्वली डिस्ट्रॉय करेगा. इसका कोई बिग इम्पैक्ट नहीं होगा. हो सकता कुछ इम्पैक्ट होगा, बिग इम्पैक्ट नहीं होगा. An illness of the plant breeder one summer prevented in form of adding fertilizer to his crop. तो अगर फर्टिलाइजर नहीं मिली, इससे उसका साइज इम्पैक्ट होगा. यस, बिल्कुल ये भी हो सकता है, ये कंसीडरेबल हो सकता है. हम नेक्स्ट देखते हैं. There was a severe drought one summer. अगर severe drought होगा तो उसके अंदर तो डिफरेंट साइजेस जो इक्वली अफेक्ट हो जाएंगे, तो ये भी आंसर नहीं होगा. A mutation caused a change in the size of the pistils. हाँ, म्यूटेशन हुई जिससे जो पिस्टल्स का साइज है, ओवरीज का साइज जो वो इंक्रीज हो गया है. ऑफ कोर्स ये एक बिग इम्पैक्ट इसका लामा बीन्स के साइज के ऊपर आ सकता है. सो इसमें हमारे पास अब देखें कि ये वाला जो एक जेनेटिक फैक्टर है जो कि साइज को इम्पैक्ट कर रहा है, राइट. और रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स जो हैं, अगर यहाँ पे जो गिवन है अगर वो इम्पैक्ट कर भी रहे हैं तो ये सारे के सारे एनवायरमेंटल है. तो ये सारे एनवायरमेंटल है, ये वाला जेनेटिक फैक्टर है. सो हमेशा ये रूल याद रखिएगा कि जो जेनेटिक फैक्टर होगा ये मोर प्रोफाउंड होगा. यहाँ पे कीवर्ड है मोस्ट सीरियसली. तो सबसे ज्यादा सीरियसली जिस फैक्टर ने इंटरफेयर करना है विद द लामा बीन साइज, ऑफ कोर्स वो भी कोई जेनेटिक फैक्टर होगा एंड इट हैज टू बी अ म्यूटेशन. सो इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट वुड बी डेल्टा. अब एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. If plant breeder selected only the longest seeds for planting each year for 10 years. अब वो क्या करता है, वो हर साल सिर्फ लंबे सीड्स को पिक करता है और उन्हीं से आगे अगली फसल लेता है और 10 साल के लिए वो काम करता रहा, राइट. सिर्फ लॉन्गेस्ट सीड्स को उसने सिलेक्ट किया. सो ये है सिलेक्टिव ब्रीडिंग.
तो वो सिलेक्टिवली लॉन्गेस्ट सीड्स की ब्रीडिंग करवा रहा है, right? The range of variation in the size of 1000 lima beans would most likely be as shown in which of the following graphs. अब खुद सोचें कि सिंपली अगर अगर मैं 10 साल के लिए लॉन्गेस्ट सीड्स वाले जो प्लांट, जो लॉन्गेस्ट सीड्स वाले लामा बीन्स होंगे, अगर मैं 10 साल के लिए उन्हीं को बार बार ब्रीड करता रहूंगा, सिलेक्टिवली ब्रीड करता रहूंगा, सो आफ्टर 10 इयर्स क्या होगा, ग्रेजुअली जो स्मॉल साइज वाली जो जीन्स हैं वो रिड्यूस होती जाएंगी और अल्टीमेटली मेरे पास चांसेस हैं कि आफ्टर 10 इयर्स जो जो लार्जर साइज वाली जो जीन्स हैं उनका पूल ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। सो इसमें आफ्टर 10 इयर्स वुड मोस्ट लाइकली बी हैविंग द लामा बीन्स ऑफ द लार्जर साइज, राइट। सो इसमें आप देखें ए ऑप्शन के अंदर तो स्मॉल और लार्ज साइज दोनों आ गए, बी ऑप्शन के अंदर भी स्मॉल और लार्ज साइज दोनों आ गए, सी ऑप्शन में स्मॉल साइज आ गए, डी ऑप्शन में देखिए लार्ज साइज आ गए, क्योंकि हमने देखा था कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग साइज इंक्रीज कर रहा था, तो देखा कि मैक्सिमम जो नंबर है वो बड़े साइज का है, क्योंकि हमने सिलेक्टिवली ब्रीड किया है बिगर साइज को फॉर 10 इयर्स। तो 10 इयर्स के बाद हमें क्या मिलेगा ज्यादा, ऑफ कोर्स वुड बी हैविंग द बिगर साइज, राइट। सो लॉन्गेस्ट सीड्स हमें ज्यादा हमें इसके अंदर मिल जाएंगे। सो ओवरऑल इससे हमें समझ आई इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी डेल्टा, राइट। सो डेल्टा इज द बेस्ट रिस्पॉन्स हियर। सो अनदर क्वेश्चन, इसको भी अब जरा गौर से देखें कि इस क्वेश्चन में क्या है कि अब ये एक डिफरेंट पैराग्राफ्स के साथ गिवन है। बहरहाल द ग्राफ वुड हैव अपीयर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन एफ। अच्छा, ग्राफ का इंटरप्रिटेशन ये मांग रहा है। ओके, चलिए अब हम पैसेज को पढ़ लेते हैं पहले। A technique has been perfected by which the tip of a root can be cut off and placed in a sterile nutrient solution. ठीक, ये टेक्निक बनाई गई है, टिप को कट करके स्टीराइल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में रख देते हैं। Here, under controlled conditions of temperature, it will grow in length and produce secondary roots. ठीक है जी, हमने टिप को कट किया, स्टीराइल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में रखा, कंट्रोल्ड कंडीशंस में वो जो रूट है वो ग्रो की और उसकी लेंथ में इजाफा हुआ और उससे सेकेंडरी रूट्स है वो भी प्रोड्यूस की। A research scientist made daily measurements of a tomato root tip growing at 33 degree to 35 degree centigrade. एक साइंटिस्ट है वो जो रूट टिप है उसकी लेंथ को डेली बेसिस पे मेजर कर रहा है एंड अकम्पनिंग ग्राफ शोज द रिजल्ट्स। अब उसके जो रिजल्ट्स हैं तो डेली बेसिस पे जो मेजर कर रहा है उसने उसको एक ग्राफ में डाल दिया, ग्राफ की शक्ल में प्लॉट कर दिया। इसमें अब देखें डे 1 पे जो लेंथ है वो उस रूट टिप की जिसको कट करके स्टीराइल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में रखा गया था कंट्रोल एनवायरनमेंट में। डे 1 पे उसकी लेंथ है 8 नैनोमीटर, 2 पे 21 नैनोमीटर, 3 पे ऑफ कोर्स 32 नैनोमीटर एंड सो ऑन करते करते 10 पे 99 नैनोमीटर तक लेंथ चलेगी। सो 10वें दिन उसकी जो लेंथ है वो 99 पे चलेगी। पहले दिन उसकी जो लेंथ थी वो 8 नैनोमीटर थी, राइट, और उसके बाद फिर 10वें दिन जो 99 नैनोमीटर पे चलेगी। फाइन। सो इसमें अब अगर हम गौर करें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे डेज आ रहे हैं 0 1 2 3 4 डेज आ रहे हैं और वाई एक्सिस पे लेंथ आ रही है इन द मिलीमीटर आ रही, सॉरी इट्स नॉट नैनोमीटर इट्स मिलीमीटर, राइट। सो ये जो लेंथ आ रही है ये आ रही है इन द मिलीमीटर्स। इसमें अगर हम गौर करें तो ग्राफ वुड हैव अपीयर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन इफ, देखिए ये जो ग्राफ हमारे पास आ रहा है ये वाला, ये एस शेप ग्राफ है, राइट, ये एस शेप ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, राइट। सो ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब होगा, राइट, ग्राफ द ग्रोथ आफ्टर द 8th डे हैड बीन एट द सेम रेट एज ऑन द प्रीसीडिंग डे। अगर 8वें दिन जो ग्रोथ है वो 7वें दिन भी होती नहीं, उससे फिर बाकी डेज में ग्राफ ऑफ कोर्स वो भी स्ट्रेट लाइन ना होता, राइट। सो सिर्फ 2 दिनों की अगर ग्रोथ रेट सेम है उससे तो उस सेगमेंट उतना ग्राफ का प्लॉट 7 और 8 डे के अराउंड वाला स्ट्रेट हो सकता है, पूरा ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही ना हो सकता। This cannot be the answer. Root tip increases in the length at a uniform rate. हाँ, अगर यूनिफॉर्म रेट में रूट टिप इंक्रीज करेगी तो फिर जो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, यही इसका राइट आंसर है। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ते हैं। The root tip grew faster than the region of elongation of the root. नहीं, ऐसा भी नहीं है। And the root tip grew more slowly than the region of elongation. तो ऑफ कोर्स कि अगर रूट टिप ग्रो करती रीजन ऑफ एलोंगेशन में फास्टर या स्लोअर तो इससे स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आना। स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ कब मिलेगा, कोर्स जब एक यूनिफॉर्म रेट पे उसकी लेंथ जब ग्रो कर रही है हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। दैट्स वेरी सिंपल। सो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज बीटा। अब देखिए बजाहिर ये बड़ा एक ड्राउन किस्म का क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बड़ी स्ट्रेट वे है। इवन सो इसमें अब देखें कि इवन इस क्वेश्चन को तो लेके खास तौर पे आई वुड से कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट भी लंबे चौड़े इन्वॉल्व नहीं है, स्ट्रेट वे जस्ट आपकी रीजनिंग इन्वॉल्व है
कि उसने खुद ही आपको सारे का सारा डेटा दे दिया है और इस डेटा को इंटरप्रेट आपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करना। उसने कहा है कि भाई स्ट्रेट लाइन का पानी है, इसको स्ट्रेट लाइन आ ही तब सकती है जब ओवरऑल एक यूनिफॉर्म रेट के ऊपर जो रूट की जो लेंथ है वो इंक्रीज करेगी। सो बेस्ट रिस्पॉन्स इसके अंदर होगा बीटा। सो अगर यूनिफॉर्म रेट पे इंक्रीज नहीं करती लेंथ रूट की तो कभी भी आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा, कोई ना कोई और उसकी शेप बन जाएगी। व्हाट्सएप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द एस शेप्ड अपीयरेंस ऑफ ग्रोथ कर्व इंडिकेट्स दैट। अब एस शेप कर्व जो है वो क्या इंडिकेट करती है? द रेट ऑफ ग्रोथ वाज ग्रेटेस्ट आफ्टर फ्यू डेज एंड देन इट डिक्रीज। अब देखिए ये है एस शेप कर्व, ठीक है। अब देखिए कि इसमें स्टार्ट में जो रेट है ये स्लो था, फिर रेट जो है ये इंक्रीज हो गया, राइट, और उसके बाद फिर दोबारा ये ग्रेजुअली रिलेटिवली रेट जो है वो स्लो डाउन हो गया। दोबारा फिर गौर करें जरा, ये देखिए स्टार्ट में ये रेट स्लो, देखिए 3 डेज में इतना ये कवर किया है इसमें से, और उसके बाद फिर देखें कि जितना पहले 3 दिन में जो ओवरऑल लेंथ ग्रो की है उसके बाद देखें जस्ट एक ही दिन में उतनी लेंथ ग्रो कर गई, ये स्ट्रेट लाइन आ गई देखिए आप, राइट। और उसके बाद फिर ग्रेजुअली आगे आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा ग्रोथ रेट डिक्रीज हो गया। सो यहाँ पे आपको ओवरऑल जो है वो आप कह लें कि अगर आप गौर करें तो ये डे 3 और डे 4 के दरमियान में आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, स्टीप स्लोप है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है 3 और 4 के दरमियान में हम देख सकते हैं कि जो रेट है वो मैक्सिमम है। इससे पहले भी रेट रिलेटिवली कम था, इसके बाद भी ग्रेजुअली कम होना शुरू हो गया, राइट। सो अगर हम इंटरप्रेट करें एस शेप कर्व क्या शो कर रही है? रेट ऑफ ग्रोथ वाज ग्रेटेस्ट आफ्टर फ्यू डेज एंड देन इट डिक्रीज, राइट। सो कुछ दिन के बाद ग्रेटेस्ट रेट आया, देखिए ये स्लो रेट था, ग्रेटेस्ट रेट आया, फिर आगे ग्रेजुअली फिर स्लो हो गया, राइट। सो ए ही इसका राइट आंसर है। रूट टिप इंक्रीज इन लेंथ एट अ यूनिफॉर्म रेट। अगर यूनिफॉर्म रेट पे होता फिर तो ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना था, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, ये नहीं हो सकता। रूट टिप ग्रोस फास्टर देन द रीजन ऑफ एलोंगेशन ऑफ द रूट, या रूट टिप ग्रो मोर स्लोली देन द रीजन ऑफ एलोंगेशन, इस चीज की भी इसके साथ कोई रेलेवेंस नहीं है। सो स्ट्रेट अवे हमारा जो आंसर होगा दैट वुड बी अल्फा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन ग्रोथ वाज अचीव्ड। स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन ग्रोथ वाज अचीव्ड। अब देखिए कि स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन ग्रोथ जो है वो किन डेज में मिला है। इसमें अगर हम ग्राफ को देखें तो देखें कि अब देखें कि ओवरऑल यहाँ पे अगर आप डेज को रिलेट करें विद इंक्रीज इन साइज, डेज को रिलेट करते हैं विद इंक्रीज इन साइज, देखिए टुवर्ड्स एंड जाके डे 8, 9th और 10th, देखिए इनमें साइज में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। एंड पे जाके तकरीबन ये जो ग्राफ है ये फ्लैट हो गया, राइट। सो कोई खास फर्क जो नहीं पड़ा। सो जितना ये ग्राफ स्टीप होगा ऐसे होगा, राइट, उतना इसका मतलब है कि कम टाइम में ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, और जितना ये फ्लैटर होगा इसका मतलब ज्यादा टाइम में कम इंपैक्ट आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे देखें जिस हिस्से में ये स्टीप है, इस हिस्से में स्टीप है, एक ही दिन में कितना ठीक ठाक इंपैक्ट आ रहा है डे 3 और 4 के दरमियान। जहां पे ये फ्लैट है वहां पे देखिए दिन गुजर रहे हैं लेकिन साइज से फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। सो स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन ग्रोथ, इसके मुकाबले में अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए जो भी है डे 1, 2, 3, 4 साइज इंक्रीज हो रहा है, और तकरीबन डे 8 के बाद जाके साइज में कुछ सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं आई। तो डे 8, 9 और 10 स्लोएस्ट इंक्रीज है इन द साइज इन दैट सेंस। So smallest increment in growth was achieved during the last 3 days, you can say. So best response is beta here. First 3 days में significant increase है, middle 3 days में I would say middle 3 days में तो सबसे ज्यादा remarkable increase है, लेकिन पहले 3 दिन को छोड़ें और आखिरी 3 दिन को छोड़ें, दरमियान वाले 3 दिन में देखें कितना ज्यादा साइज ग्रो किया, राइट। सो ऑन द थर्ड डे, ऑफ कोर्स किसी एक पर्टिकुलर डे को हम यहाँ पे नहीं मेंशन करेंगे, सो कि ऑन द थर्ड डे, वैसे भी थर्ड डे को ही क्यों स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट था, थर्ड डे को भी इवन बड़ा सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट था इन द ग्रोथ, सो इसको भी आंसर नहीं कर सकते। सो इसका जो बेस्ट रिस्पांस होगा दैट वुड बी द ड्यूरिंग लास्ट 3 days। ऑलराइट, सो अब एक और क्वेश्चन है इसी पैराग्राफ को लेके, द रूट टिप हैड अचीव्ड मोर देन हाफ द टोटल लेंथ indicated on the graph within the first। अब देखिए more than half of the total length का कितने दिन आ गई थी। अब देखिए जरा टोटल लेंथ कितनी है 99, चलो हाफ से ज्यादा थोड़ी सी वो 50 बनती है। अगर आप इसको इधर प्लॉट करें ग्राफ के ऊपर और वहां से आगे फिर डे के ऊपर फेंके उसको, डे पे इसको अगर आप ये लाइन ड्रॉ करें, सो हम देख सकते हैं कि चौथे दिन 50 मिलीमीटर की लेंथ उसकी आ चुकी थी, विच इज मोर देन हाफ, 49.5 जो बनता है उससे हाफ से ज्यादा हो गई है चौथे दिन,
राइट। सो इसका स्ट्रेट अवे जो आंसर होगा, ग्राफ को अगर हम इंटरप्रेट करें, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी बीटा 4 days। चौथे दिन हाफ से ज्यादा लेंथ उसकी हो चुकी थी। Another question, the time when the length of the route was increasing at the greatest rate was। अब greatest rate, हमने slowest rate तो पहले पढ़ लिया था कि slowest rate तो 8वें 9वें 10वें दिन है, और जो greatest rate है वो कहाँ पे मिलेगा? ड्यूरिंग द फर्स्ट डे नहीं, तब तो रिलेटिवली कम स्लो है, राइट। ग्रेटेस्ट रेट वहां पे होना है जहां पे स्टीपेस्ट पार्ट ऑफ द कर्व आना है, ठीक है। और स्टीपेस्ट पार्ट आपको ये वाला नजर आ रहा है। तो इसमें देखें बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड डे नहीं, अभी भी रिलेटिवली स्लो है। सेकंड एंड थर्ड डे भी स्लो है। थर्ड और फोर्थ डे के दरमियान हम जरा गौर करें, यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे कि थर्ड डे पे देखें कितनी लेंथ है, 30 नैनोमीटर, और फोर्थ डे पे कितनी हो गई है, 50। देखिए कितना ज्यादा रिमार्केबल इंक्रीज इन साइज, ठीक है। उससे पहले अगर आप देखें कि से डे 2 पे जो है वो 20 है, डे 1 पे 10 है, ठीक है। 10 का इंक्रीज है, लेकिन यहाँ पे देखें डे 3 से डे 4 ये बड़ा रिमार्केबल इंक्रीज आपको मिला है। सो इसलिए बेस्ट रिस्पॉन्स होगा बिटवीन डे 3 एंड डे 4 है। फिर डे 4 और 5 को भी अगर आप रिलेट करेंगे तो भी जो इंक्रीज इन लेंथ है वो इससे रिलेटिवली कम है। अगर आप इसके अकॉर्डिंगली अगर ये ड्रॉ करेंगे, लाइंस ड्रॉ करके आपको रिलेट करके देखेंगे, तो फिर भी डे 3 और 4 के दरमियान आप कह लें कि ग्रेटेस्ट रेट है, रेट जो है वो ग्रेटेस्ट है जहां पे स्टीपेस्ट पार्ट ऑफ द कर्व होगा, ठीक है। सो वहां पे ग्रेटेस्ट रेट होगा। सो जहां पे फ्लैटेस्ट पार्ट ऑफ द कर्व होगा वहां पे लोएस्ट रेट होगा। सो अगर आप दोबारा गौर करें, इसमें स्टीपेस्ट पार्ट है ये वाला, लोएस्ट रेट, और इसमें सॉरी फ्लैटेस्ट पार्ट जो है दिस वन, ये फ्लैटेस्ट पार्ट है, फ्लैट पार्ट है, और जो स्टीपेस्ट पार्ट है वो ये वाला है जहां पे हाईएस्ट रेट होगा। सो डे 3 और 4 के दरमियान हाईएस्ट रेट होगा, डे 8, 9 और 10 यहाँ पे जाके इसका स्लोएस्ट ग्रोथ का रेट होगा रूट की टिप का। सो सिंपली द टाइम व्हेन द लेंथ ऑफ द रूट वाज इंक्रीजिंग एट द ग्रेटेस्ट रेट वाज। सो जब भी रेट की बात आए, कोई ग्राफ दे के आपसे जब भी वो रेट पूछे, आपने स्ट्रेट अवे जो स्टीपेस्ट पार्ट ऑफ द कर्व है उसको ढूंढना है। सबसे ज्यादा फ्लैट कर्व, वो जो स्टीप कर्व कहाँ पे, नॉट फ्लैट, स्टीप कर्व कहाँ पे, steepest part of the curve आपने ढूंढ लेना है, and that would be your of course your answer। यहाँ पे जो steepest part of the curve है that is between day 3 and day 4, so between the third and the fourth days this would be the best response to this question, so answer is delta। So that's all about the biological biology reasoning questions of the science reasoning subject। इसमें हमने देखा है कि overall ये जो क्वेश्चंस हैं ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अपेरेंटली थोड़े से डरावने लगते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है पैसेज में उसी की बेसिस पर समटाइम्स इवन बायोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स या अंडरस्टैंडिंग या कुछ इवन मेमोरी वाली चीजें इन्वॉल्व करके इन क्वेश्चंस के आंसर जो वो निकल आते हैं। यहाँ पे हमने अहम तरीन चीज ये सीखी है कि हमने हमारी जो स्ट्रेटेजी है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हम पैसेज या डायग्राम को देखेंगे, और उसकी लाइट में फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को एंटिसिपेट करके ऑप्शन में ढूंढ के उसको पिक कर देंगे। और एक और अहम तरीन चीज जो हमने सीखी है वो ये सीखी है कि जब भी कभी ग्राफ का क्वेश्चन आए हमने डरना नहीं है। हमने ग्राफ के पहले एक्स एक्सिस पे देखना है, फिर हमने वाई एक्सिस पे देखना है, फिर हमने जो कर्व आई है उसको एक्स और वाई एक्सिस के साथ वेरिएबल्स के साथ कोरिलेट करना है, और उसके बाद वी विल बी एबल टू इंटरप्रेट ग्राफ इन अ वेरी इफेक्टिव वे। और जो भी क्वेश्चन फिर उस ग्राफ को लेके हमसे पूछा जाएगा हम उसको आसानी से आंसर कर पाएंगे इंशाल्लाह। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन। होप टू सी यू सून विद अनदर सबसेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.